तो 9(5) के केस में क्या रहेगा कि ओला, उबर, अर्बन क्लैप इनको तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन अगर जो सप्लायर को उस केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन इफ उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो भी क्रॉस हो जाए, तो भी उस केस में जो है इनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि यहाँ पे इनके ऊपर जो हमारे एग्ज़ाम्पल के हिसाब से ओला, उबर में जो ड्राइवर थे, उनको जो है रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए। ये फ़र्क पड़ता है जो है 9(5) में। और यहाँ पे जो हमने सेकंड जो हम 52 वाली चर्चा करने जा रहे हैं, जो जिसके केसेस जो ऐसे ई-कॉमर्स जिनको जो है टीसीएस काटना पड़ता है अंडर सेक्शन 52, और जैसे कि जिसका एग्ज़ाम्पल हमने लिया फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उस केस में जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़न के लिए तो मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। फ्लिपकार्ट, अमेज़न के लिए तो मैंडेटरी रहेगा ही। कौन से पॉइंट में था? पॉइंट नंबर 10 के अंदर इनके लिए मैंडेटरी था, और साथ ही साथ जो है सप्लायर के लिए भी जो है मैंडेटरी थी रजिस्ट्रेशन। कौन-सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 9 के अंदर जो है सप्लायर के लिए भी मैंडेटरी थी रजिस्ट्रेशन। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, पॉइंट नंबर 9 और 10। पॉइंट नंबर 9 के अंदर था पर्सन हू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू सच ई-कॉमर्स ऑपरेटर। पर्सन हू सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू सच ई-कॉमर्स ऑपरेटर, उसके लिए मैंडेटरी था। और पॉइंट नंबर 10 में जो था एवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि जिसको टीसीएस जो है कलेक्ट करना है, उसके लिए भी मैंडेटरी था। तो पॉइंट नंबर 9 और 10 दोनों के दोनों हमारे सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। दोनों के केस में मैंडेटरी है। जो ये ग्रीन पार्ट मैंने किया हुआ है ना, ये ग्रीन पार्ट ये वाला और ये वाला जो ग्रीन पार्ट है, इनमें इसका मतलब ये है कि ये भी, इसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है 24 के तहत, सेक्शन 24। इसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24। इसके लिए भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24। पॉइंट नंबर भी हमने लिख दिया कि कौन सा जो है, ये पॉइंट नंबर 9 था, ये पॉइंट नंबर 10 है। और इसका जो है ये ओला उबर वाला जो पॉइंट था, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनका कौन सा पॉइंट था, ओला उबर वाला पॉइंट नंबर 4 के तहत जो है यहाँ पे 9(5) वाले जो आते हैं, 9(5) वालों को जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेट हो जाएगी अंडर पॉइंट नंबर 4। इनको पॉइंट नंबर 4 के तहत इनके लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा कौन से ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं? ई-कॉमर्स ऑपरेटर कोई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जिनकी अपनी वेबसाइट है, किसी ने अपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू ही कोई सेल कर रहा है, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे 24 की कोई भी कंडीशन उस पे नहीं होती। तो वो ई-कॉमर्स जो है अपना जो पोर्टल चला रहे हैं, कोई सप्लायर है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई और वो अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा है, तो ऐसे केस में 24 की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। 22 के हिसाब से ही देखेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से ही जो है उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन रहेगा। वहाँ पे कोई भी जो है, यहाँ पे 24 का कोई भी लास्ट वाला केस जो हमने देखा जिसमें अपना पोर्टल है सप्लायर का, वहाँ पे 24 का कोई भी रोल नहीं आता, क्योंकि जितने भी हमने पॉइंट देखे 12 पॉइंट, इनमें कहीं भी इस तरीके का ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं था जहाँ पे जो अपना पोर्टल यूज कर रहा है उसको 24 में मैंडेट नहीं कर रहा था। उसमें तो वो तो नॉर्मल सप्लायर ही माना जाएगा। सप्लायर का अपना पोर्टल है, वो सप्लायर भी है और ई-कॉमर्स ऑपरेटर भी है, तो वहां पे उसको नॉर्मल प्रोविजन में ही वो कवर होगा। नॉर्मल प्रोविजन बोले तो सेक्शन 22 में ही कवर होगा, और सेक्शन 22 के हिसाब से ही उसकी जो है एप्लीकेबिलिटी रजिस्ट्रेशन की रहेगी। तो इस चर्चा के साथ आज की जो हमने डिस्कशन कवर करी, क्या-क्या हमने कवर किया, सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारा, क्योंकि रिकॉल करने से क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में साथ-साथ फीड हो जाता है, और जो कि बाद में बहुत हेल्प करता है जब हम इसको प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई क्लाइंट हमसे पूछ सकता है, कोई भी एडवाइस ले सकता है कि हमें किस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन हमारे लिए मैंडेटरी है, नहीं है, क्या लिमिट्स हैं। तो हमें ये चीज़ जो है नॉर्मल प्रैक्टिस में बहुत यूज़ होती है। तो हमें ये चीज़ तो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमने सेक्शन 22 1 में क्या देखा? सबसे पहले हमने लिमिट देखी 20 लाख की। 20 लाख के बाद जो था उसने 20 लाख से क्या प्रोविज़ो में डाल दिया और कह दिया कि 20 लाख की जगह जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो जो कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। उसके बाद प्रोविज़ो ने क्या कहा कि अगर स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जो है रिक्वेस्ट करती है, तो उसकी रिक्वेस्ट के तहत जो 10 लाख की लिमिट है वो मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकते हैं, 20 लाख बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद दोबारा प्रोविजो डाला गया, उसमें कहती है अगर स्टेट रिक्वेस्ट करती है तो रिक्वेस्ट स्टेट की रिक्वेस्ट भी से में भी 20 लाख से उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 लाख एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद कहता है उसके बाद क्या प्रोविज़ो आया? उसके बाद प्रोविज़ो आया कि अगर इसमें जो है लेकिन 20 से 40 वाले केस में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ तो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए। और इसमें क्या था
कि अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, बाय एक्सटेंडेड लोन इंटरेस्ट और लोन एडवांसेस है, तो उसके जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो उसको भी जो है माना जाएगा, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि सबसेक्शन 2 में बात करी कि अपॉइंटेड डेट से पहले अगर वो ऑलरेडी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड था, तो भी उसके लिए मैंडेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेना। सबसेक्शन 3 में हमने बात करी कि रिजल्टिंग कंपनी और जो है एक ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी, तो ट्रांसफरी कंपनी को जो है वहां पे जो है उस तरीके से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। चौथे पॉइंट में अमेलगमेशन और डीमर्जर का केस देखा, वहां पे जो हमें डेट देखनी है रजिस्ट्रेशन की, वहां पे आरओसी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से जो है डेट देखी जाएगी। और लास्ट में हमने स्पेशल कैटेगरी की स्टेट में कौन कौन से स्टेट कवर होंगे वो हमने देखा, और जम्मू एंड कश्मीर जो है रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं रहेगा। फिर हमने यहाँ पे जो है अलग अलग उसको डिवाइड कर लिया था कि कौन कौन से स्टेट के लिए क्या क्या लिमिट रहेगी, वो सारी हमने डिवाइड करने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है सेक्शन नंबर 23 में आए थे। 23 में हमने जस्ट पहले कवर किया कि नॉट लाइबल टू टैक्स है, वोली एग्जेम्प्ट है और एग्रीकल्चरिस्ट है, इनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं। इसके अलावा कुछ केसेस अगर गवर्नमेंट को लगेंगे तो उन केसेस में भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो उन केसेस में ऐसे कौन कौन से केस हैं, ऐसे ऐसे अगर सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की सर्विस है तो नहीं लेना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करता है, उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो है सेक्शन 24 को नहीं देखा जाएगा। इसके बाद हम आ गए थे सेक्शन नंबर 24 में, जहां पे स्टार्टिंग से ही मैंडेट हो जाएगा जो है, अगर इन क्लॉजेस में फॉल करता है तो मैंडेटरी है पहले रजिस्ट्रेशन लेना। तो वहां पे कौन कौन से केसेस थे, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, टैक्सेबल सप्लाई होगी इंटरस्टेट तो वहां पे मैंडेटरी हो जाएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा, मैंडेटरी हो जाएगा। रिवर्स चार्ज के केस में मैंडेटरी हो जाएगा। 9(5) के केस में जो है मैंडेटरी हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, मैंडेटरी हो जाएगा। उसके बाद टीडीएस काटने की जरूरत है अंडर सेक्शन 51, तो टीडीएस डिडक्टर को पहले से ही रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। इसके बाद हमने देखा कि अगर एज अ एजेंट सप्लाई कर रहा है तो एजेंट को भी पहले से ही जो है रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी अलग से रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फिर भी अलग से लेनी होगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। उसके बाद हमने देखा कि टीसीएस के केस में जो है सप्लायर को भी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी और टीसीएस जो कार्ड कलेक्ट कर रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। उसके बाद हमने बात करी कि ओआईडीआर सर्विस के केस में अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर को अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है सर्विस दी जा रही है तो उस केस में सर्विस सप्लायर के लिए भी मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन लेना। उसके अलावा अगर कोई और जो है गुड्स एंड सर्विसेज लगती हैं गवर्नमेंट को कि इसको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करनी है इन केसेस में, तो उसको भी फर्दर जो है गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकती है। तो ये सारी चर्चा हमने जो है आज के इस पार्ट में कवर करी, सेक्शन रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24। नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 25 से। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।